हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी फार्मूले हैं जो आपको यूज़ होंगे आपके सारे न्यूमेरिकल्स लगाने में, वो सारे फार्मूले और उसके यूनिट्स के साथ मैं एक जगह लेकर आया हूँ। होपफुली ये आपको आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला फार्मूला हमारा कौन सा होता है? पहला फार्मूला आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि Q इक्वल टू एन ई। जब चार्ज हम पढ़ते हैं तो वहीं पे हमें ये फार्मूला मिलता है। तो उसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। अभी यहाँ Q क्या है? चार्ज है। चार्ज को डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, कहीं कहीं स्मॉल q से भी कर देते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है। और यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या है? वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उसकी वैल्यू, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है। अब इसका यूज़ हम करते हैं ऐसे, कह दे कि हीलियम में कितना चार्ज होगा या लिथियम में कितना चार्ज होगा, तो उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से, तो हमें चार्ज की वैल्यू पता चल जाती है। ऐसे न्यूमेरिकल आए हुए हैं। फिर सेकंड फार्मूला है करंट का। सीरियल वाइज मैंने सारे फार्मूले रखे हैं ताकि आप रिलेट भी कर सको। तो करंट इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, मतलब Q अपॉन टी। और यहीं से Q को इक्वल टू आई इंटू टी भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ Q के बारे में आपने पूरा जान लिया, चार्ज के बारे में। यहाँ करंट के बारे में जानते हैं। तो करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो कभी कभी पूछता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो उसको हम ऐसे बोलेंगे कि व्हेन 1 कूलम चार्ज इज डन इन 1 सेकेंड देन 1 एम्पियर करंट इज सेड टू बी डन। तो आप यहाँ से डेफिनेशन भी निकाल सकते हो। टाइम को यहाँ सेकंड में नापेंगे। ठीक। थर्ड फार्मूला हमारे पास है जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है जो होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है। वर्क डन की यूनिट जो एसआई यूनिट होती है, ये जितने भी यूनिट मैं लिख रहा हूँ ये सब एसआई यूनिट है। ठीक। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? जूल। और वी क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। अब ये भी बहुत बार पूछा गया कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 कूलम चार्ज देन 1 वोल्ट इज सेड टू बी डन। ठीक। चौथा फार्मूला ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है, जो आपको न्यूमेरिकल में बहुत मदद करता है। स्पेशली न्यूमेरिकल जो आते हैं वो इसी पे आते हैं, फोर्थ वाले पे ही। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू। यहाँ पे डब्ल्यू ए तो आप जान रहे हैं कि वर्क है जो बी के द्वारा किया जा रहा है या ए के द्वारा ए पॉइंट पे किया जा रहा है। ऐसे वी बी माइनस वी ए क्या है? तो इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो वी ए की कुछ वैल्यू आपको गिवन रहेगी, वी बी की कुछ वैल्यू गिवन रहेगी, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद से जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या है? वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए। फिर फिफ्थ फार्मूला आपके सामने वी इक्वल टू आई आर, ये आपका ओम्स लॉ पढ़े होंगे आप, तो उससे ये फार्मूला निकल के आता है। ये तीनों एक याद रखिए, बाकी सब अरेंज करना है इधर से उधर बस। तो वी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू वी बाई आर, एंड आपका आर इक्वल टू वी बाई आई हो जाएगा। ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट पूछी जाती है तो इसको ओम में नापते हैं, और ओम का साइन ऐसे है, मेरा एग्जैक्ट नहीं बना है लेकिन आप बुक में इसको प्रेफर कर सकते हैं, कुछ ऐसे ही पाई टाइप का ही बनता है। ठीक। अब उसके बाद से फिर अगला आते हैं, छठवां फार्मूला रेजिस्टेंस का ही फार्मूला निकल के आता है। तो ये क्या होता है? रो एल बाई ए। ये जो पी शेप का बना है उसको रो पढ़ते हैं, रो एल बाई ए। यहाँ पे आप आर के बारे में तो जानते हैं लेकिन रो के बारे में नहीं जानते हैं। तो रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक। जिसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर ऐसे लिखा जाता है, या ओम सेंटीमीटर भी कहीं कहीं लिखा रहता है तो वो भी चल जाएगा। एल क्या है यहाँ पे? तो लेंथ ऑफ द वायर, जो वायर हम यूज़ करेंगे। और ए क्या है? उसी वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक। तो कभी कभी एरिया में डायरेक्ट दी जाती है और कभी कभी एरिया में गिवन नहीं रहती है, हमें डायमीटर दिया रहता है उस वायर का। तो वहाँ हम क्या करेंगे? इस एरिया को पाई बाई 4d² के बराबर, क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, या डायमीटर में लिखे तो पाई बाई 4d² करके हम वहाँ से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसमें पुट करके अपने आंसर मतलब रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाती है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस आपका मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर पे भी करता है, रेजिस्टेंस यहाँ से आप देख सकते हैं लेंथ पे भी करता है और एरिया पे भी करता है, मतलब आपके डायमेंशंस पे भी करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी जो होती है वो हर मटेरियल की एक पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी होती है। तो ये केवल डिपेंड करता है मटेरियल पे, ये आपके डायमेंशंस पे, लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक। अब आता है सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन में। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस हमारे क्या होते हैं? सीधे सीधे ऐसे जुड़ जाते हैं, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश।
और पैरेलल में रेसिप्रोकल में जुड़ते हैं। तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश डैश। अब RS क्या है यहाँ पे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, एंड RP क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब कि कई सारे रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हैं तो उन सबको हटाकर उसकी जगह पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दें, वो सीरीज वाला हो जाएगा, और ऐसे पैरेलल में भी सेम हो जाएगा। हमारे घर में जो वायरिंग होती है, मतलब जो भी हमारे यहाँ कनेक्शन जो देते हैं वो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है। इसको भी आप दिमाग में रखे रहें, याद रखे रहें। अब आता है अर्थ फार्मूला, जिसको आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, मतलब जूल्स लॉ के जितने फार्मूले हैं वो आते हैं। तो ये क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू हीट एनर्जी इक्वल टू VIT इक्वल टू I²RT इक्वल टू V²/R इंटू टी। अब यहाँ W क्या है, वर्क डन है, और H क्या है, हीट एनर्जी। तो वर्क डन ही, वर्क करने के बाद ही हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए ये दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है। ठीक। अब यहाँ कन्वर्जन थोड़ा सा है आपके सामने कि एक कैलोरी में 4.2 जूल्स होते हैं। फिर आता है लास्ट फार्मूला, जो लास्ट सेक्शन में हम पहुंच गए हैं, तो वहाँ पे पावर आता है। तो पावर का डेफिनेशन भी पूछा जाता है बहुत बार, डिफाइन 1 वाट पावर। तो 1 वाट पावर अभी बताऊंगा मैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यहीं से वर्क इक्वल टू P इंटू टाइम। तो वर्क का एक फार्मूला यहाँ भी हमारे पास आ गया। अब वर्क अपॉन टाइम है, तो इसी फार्मूले को केवल T से डिवाइड कर देना। तो VIT को T से डिवाइड करेंगे, VI बचेगा। I²RT को T से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, I²R बचेगा। V²/R इंटू टी को T से डिवाइड करेंगे तो V²/R बचेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने पुट कर दी है। P क्या है, पावर है, और इसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट वॉट होती है, जो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होती है, क्योंकि वर्क को किस में नापते हैं, जूल में, और टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो कहेगा डिफाइन 1 वाट पावर, तो कहेंगे व्हेन 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकंड देन 1 वाट पावर इज सेड टू बी डन। अब कुछ कन्वर्जन नीचे ये बहुत पूछा गया है। 1 किलोवाट को 10⁻³ वाट, ये तो आपको पता ही होगा। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 1 किलोवाट हावर ये एनर्जी की वैल्यू, ये एनर्जी का कन्वर्जन है। ठीक है, ये दोनों पावर के थे, ये एनर्जी का है। 1 किलोवाट हावर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, ये बहुत बार पूछा गया है। और 1 मेगावाट हावर इक्वल टू 10⁻6 वाट आवर, या 3.6 इंटू 10⁻9 जूल्स। आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है कि करंट को कैसे मेज़र करते हैं, तो जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो एमीटर होता है। और वोल्टेज को कैसे मेज़र करते हैं, तो जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको वोल्टमीटर कहते हैं। तो ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं लाइट रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले सारे अपलोड करूँगा। और ऐसे शॉर्ट में 2-3 पेज में ही आप पूरा फार्मूला एक तरीके से रिवाइज कर लेंगे उसके यूनिट के साथ। इसमें से कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेगा, इसकी गारंटी मेरी है। थैंक यू।